हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम इंडिया की टेरिटरी में जितने भी स्टेट्स आते हैं एंड जितने भी यूटीज आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे बनाया जा सकता है, नए स्टेट्स कैसे बनाए जा सकते हैं या किसी स्टेट को अबॉलिश कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैं, इसमें सबसे पहले किसमें बताया गया है, पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा आर्टिकल 1। अब देखिए, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, लेज डाउन दैट इंडिया इट इम्प्लाइज भारत, कि जो ये इंडिया है इसको ही किस नाम से बुलाते हैं, भारत नाम से बुलाते हैं। शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो ये इंडिया है ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ना तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स है और ना ही ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। ये क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखिए, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि जो हमारा इंडिया है उसको क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंसिस्ट ऑफ, तो जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है उसमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। सबसे पहले क्या आते हैं, स्टेट्स आते हैं। सेकंड नंबर पर क्या आता है, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। वो यूनियन टेरिटरी जो किसमें स्पेसिफाई की गई है, फर्स्ट शेड्यूल में। और थर्ड नंबर पर आता है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और कुछ ऐसी टेरिटरीज जिनको एक्वायर किया गया। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी टेरिटरी है इंडिया की उसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले स्टेट्स आ गए, फिर यूनियन टेरिटरीज आ गई, और फिर कुछ ऐसी अदर टेरिटरीज आ गई जिनको एक्वायर किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 यही बताता है कि जो ये इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट नोर हैज एनी स्टेट द राइट टू सिसीड फ्रॉम इट। तो देखिए, जो ये यूनियन ऑफ इंडिया है ये क्या है, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। यूनियन ऑफ इंडिया किसी एग्रीमेंट का कोई रिजल्ट नहीं है, यानी कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। यूनियन ऑफ इंडिया का यही मतलब है कि हम, यानी कि कोई भी स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकता। जैसे यूएसए में ना क्या है, स्टेट्स और यूनियन के बीच में ना एक एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी स्टेट यूनियन से या सेंटर से अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है। नोर हैज एनी स्टेट द राइट टू सिसीड फ्रॉम इट, और किसी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो इससे अलग हो जाए, किससे, यूनियन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में यही बताया गया है कि ये यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। आगे देखिए क्या कहता है, द फेडरेशन इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो फेडरेशन है उसे क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रिक्टेबल, क्योंकि ये इनडिस्ट्रिक्टेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी स्टेट एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। तो फेडरेशन का क्या मतलब है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे देखिए क्या कहता है, द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखिए, जो ये फेडरेशन है इसमें क्या आ गए, यूनियन ऑफ स्टेट्स आ गए। और जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल स्टेट्स आते हैं जो कि कितने हैं, 28। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में कौन कौन आते हैं, क्या यूटीज भी आती हैं, स्टेट्स और यूटीज आते हैं, या खाली स्टेट्स आते हैं। तो आपको ये याद रखना है, केवल स्टेट्स आते हैं, यूटीज नहीं आती। वेयर एज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ है यूनियन ऑफ स्टेट्स और यहाँ है टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की पूरी टेरिटरी में कौन कौन आते हैं, स्टेट भी आते हैं, यूटीज भी आते हैं, और जो दूसरी टेरिटरीज एक्वायर की गई वे सब किस में आते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो ये वर्ड्स है ना, जो कई बार एग्जाम में इन्हीं से खेला जाता है, आपको ये वर्ड्स ही याद रखने हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन आते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स में कौन कौन आते हैं, और फेडरेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट्स हैं एंड देयर टेरिटरीज हैं वो किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में बताई गई है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हमने जब शेड्यूल का चैप्टर किया था तो उसमें भी याद किया था कि फर्स्ट शेड्यूल में किसके बारे में बताया गया है,
स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज के बारे में। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट फॉर द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को यानी कि संसद को क्या एम्पावर करता है, क्या पावर देता है कि वो किसी भी नई स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी नई स्टेट को बना सकता है या किसी भी नई स्टेट को एक्वायर कर सकता है। और जो ये काम है वो कैसे करेगा, सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से। तो देखिए आपको ये चीज भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जो पार्लियामेंट है नई स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट करता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तो सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, अगर 50% से ज्यादा मेंबर्स ने किसी भी बिल पर साइन कर दिए तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट डीम्स फिट। आर्टिकल 2 में यही बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है या इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया में, और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, और कुछ नए स्टेट्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है किस टर्म्स एंड कंडीशन पर, जो भी उसमें फिट बैठती हो। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में यही बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी भी नई स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है या एडमिट कर सकता है, किसमें, यूनियन ऑफ इंडिया में। आगे देखिए क्या कहा गया है, द पार्लियामेंट हैज एडमिटेड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम एंड द पुर्तगीज सेटलमेंट ऑफ गोवा, दीव एंड दमन एंड सिक्किम एक्सेट्रा इनटू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है या नई स्टेट को उसमें एडमिट कर सकता है, तो यही बताया गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया, पार्लियामेंट ने फ्रेंच सेटलमेंट, जहां पर फ्रेंच का अधिकार था, उनके कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको इंडिया ने अपने में मिला लिया था, जैसे कि पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम, और कुछ पुर्तगीज सेटलमेंट्स थे जैसे गोवा, दीव एंड दमन एंड सिक्किम, इनको इंडिया ने अपने में मिला लिया था, पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय ऑल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, यानी कि पहले से ही जो स्टेट्स हैं, उनमें पार्लियामेंट क्या कर सकता है, या तो उनकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है या फिर एक स्टेट में से दो स्टेट बना सकता है। ऐसा पार्लियामेंट कई बार कर भी चुका है, जैसे बिहार में से झारखंड को बनाया गया और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को बनाया गया। तो ऐसा आर्टिकल 3 के अंडर किया गया, किसके अंडर किया गया, आर्टिकल 3 के अंडर। ठीक है, आर्टिकल 2 में तो था इंडिया की यूनियन में बाहर से वो किसी भी राज्य को जोड़ सकता है, किसी भी ऐसी टेरिटरी को अपने इंडियन यूनियन में शामिल कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 3 में है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज में या उनमें क्या चेंज किए गए, ये किस में आते हैं, आर्टिकल 3 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 4 नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप कहीं पर भी लिख लीजिएगा कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी चेंज लाए जाते हैं वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नहीं लाए जाते, तो वो क्या होते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ही उनमें चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में 2 एंड 3 में जो चेंज लाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में। तो देखिए जैसे आप सब जानते हैं कि जो आर्टिकल 370 है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रोविजन था, यानी कि उनका अलग संविधान होता था, अब इसको अबोलिश कर दिया गया है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है उसका नया जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, और जम्मू कश्मीर जैसे पहले स्टेट था अब वो यूटी बना दिया, तो वो कैसे कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 31, 2019 फॉर्मली इम्प्लीमेंटेड legislation approved by parliament in August 2019 that split the restive state of Jammu and Kashmir into 2 union territories। तो देखिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर था वो एक स्टेट था पहले, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए ये सब होने के बाद जो हमारी यूटीज थी वे कितनी हो गई थी, 9 यूटीज हो गई थी, और जो हमारे स्टेट्स थे वो कितने हो गए थे, 28। कितने हो गए थे, 28।
इसके बाद देखिए क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टेट हैज बीन डाउनसाइज्ड इनटू यूटीज। ये ऐसा पहली बार किया गया कि किसी स्टेट को यूटी में बदला गया, ठीक है, यूटी में चेंज किया गया, ये पहली बार किया गया। The federally controlled territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have taken the total number of UTs to 9। अब जो UTs थी उनकी संख्या 9 हो गई। कैसे? जम्मू कश्मीर को 2 UTs में बांट दिया गया, किसमें? एक तो जम्मू कश्मीर एंड एक लद्दाख में, एंड ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टू 28। और जो स्टेट्स थे वो कितने हो गए? 28 हो गए। अब देखिए आप यहाँ से ये कहेंगे कि जो ये यूटीज हैं, ये यहाँ तो 9 बताए गए, लेकिन आज के टाइम में 8 यूटीज हैं। तो देखिए इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि ये 9 होने के बाद फिर दोबारा से 8 कैसे हुए, ठीक है। आगे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर विल हैव एन इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ चीफ मिनिस्टर। अब जम्मू कश्मीर में क्या होंगे? एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और एक चीफ मिनिस्टर होंगे ऑन द लाइन्स ऑफ पुद्दुचेरी, कि पुद्दुचेरी में था पहले। वाइल लद्दाख विल बी गवर्न बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड हैव 2 हिल डेवलपमेंट काउंसिल। जबकि लद्दाख में क्या होगा? जो लद्दाख को गवर्न किसके द्वारा किया जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। आगे देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वाज ऑलरेडी अबोलिश्ड ऑन अक्टूबर 17, 2019। तो इसमें यही बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर था, उसको ऑलरेडी अबोलिश कर दिया गया। कब कर दिया गया? 17 अक्टूबर 2019 को, एज पर सेक्शन 57 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये किसके अंडर किया गया? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, विच रीऑर्गेनाइज द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। नेक्स्ट देखिए, द न्यू यूटी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कारगिल एंड लेह। तो जो अब लद्दाख है, जो यूटी है, उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी? कारगिल एंड लेह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, जो कहाँ पर बनाए गए हैं? लद्दाख में, ठीक है। तो वहां पर कौन कौन है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू वाज द फर्स्ट एवर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इज श्री मनोज सिन्हा। तो ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू एंड श्री मनोज सिन्हा। वाइल द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज श्री राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में कौन बनाए गए हैं? श्री राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट देखिए, हमारा आ जाता है मर्जर ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो देखिए, जो ये 2 यूटीज थी हमारी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, अब इनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो इनको मर्ज कर एक यूटी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूटी बना दिया। तो ठीक है, ऐसे ही जो हमारी 9 यूटीज बनी थी, अब दोबारा से वो किस में बन गई? 8 यूटीज बन गई, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, द पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 3, 2019 passed a bill to merge 2 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली इनटू 1 यूनिट। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? 3 दिसंबर 2019 को एक बिल पास किया, जिसमें क्या कहा गया कि इन 2 यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव दादरा एंड नगर हवेली को मिलाकर 1 यूनिट बना दिया जाए। द राज्यसभा पास द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019। तो जो ये बिल था 2019 का, ये पास कर दिया गया किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, थ्रो वॉइस वोट। और राज्यसभा ने इसे कैसे पास किया? वॉइस वोट के द्वारा। द लोकसभा हैड ऑलरेडी पास द बिल ऑन नवंबर 27, 2019। लोकसभा ने इसे पहले ही पास कर दिया था। द मर्ज्ड यूटी विल बी नेम्ड एज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो जो ये मर्ज की गई हैं 2 यूटीज को, इनको क्या नाम दिया गया? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इनको इकट्ठा नाम दे दिया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दमन में। तो देखिए, आज हमने इस वीडियो में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ा, जो कि कहाँ पर दिए गए हैं? आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे।